स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीजें क्लियर हैं क्या? हाँ सर। ठीक, ओके। तो चलिए भाई, ओरिजिन ऑफ लाइफ के मॉडर्न हाइपोथेसिस के इस सीरीज में हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ लिया था, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट कर दिया था, जिसको आप केमोजेनी कहते हो। ठीक, केमोजेन में टोटल 4 पॉइंट थे, उसमें पहला पॉइंट पढ़ लिया था। देख लीजिए आप, ये स्टेप्स ऑफ केमोजेनी था। हमने पिछले क्लास में इतना को स्टडी कर लिया था, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड नंबर का स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। कैसे करके बनेगा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स? पॉलीमराइजेशन होगा, मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, पॉलीमर बनाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे और एक स्पेशल कंपाउंड का निर्माण करेंगे। तो ये सेकंड स्टेप आज के क्लास में हम बात करेंगे। चलिए देखिए, तो फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन से बनेगा। इसमें दो चीजें बनेंगी, पहला प्रोटीनॉइड्स, दूसरा प्रोटोसेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीनॉइड्स क्या होता है। देखिए भाई, कि आप याद करिए कि जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे वो आपस में जुड़ करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। और याद करिए, हेल्डन साहब ने कहा था कि समुद्र के सबसे निचली सतह डीप हाइड्रोथर्मल वेंट रीजन को, वहां जो लिक्विड पाई जाती है, तो उन्होंने हॉट डाइल्यूट सूप कहा था। हॉट डाइल्यूट सूप यानी कि प्रिमोर्डियल सूप, ये सबसे पहला वो जो सूप था या घोल था, उस घोल से हमारा केमिकल ओरिजिन हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो पहला डायग्राम दिख पा रहा है आपको, ये समझ लीजिए कि प्रिमिटिव अर्थ का, समुद्र के निचली सतह का जो हॉट डाइल्यूट सूप है, वहां जो बहुत से प्रकार के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पाए जाते थे, वो आपस में मिल करके वो एक थोड़ा सा बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए। कैसे मिले होंगे? कि वहां पर गर्मी बहुत थी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ होगा, गाज गिरा होगा, और उस समय शायद वो छोटे छोटे केमिकल मिल करके बड़े केमिकल का फॉर्म किए होंगे। तो देखिए, तो ये वही कंडीशन हम मान के चलिए कि समुद्र के अंदर गहराई वाले गर्म वाले एरिया का लिक्विड है, ये समझ लीजिए प्रिमोर्डियल सूप जो लिखा है ये। तो यहां पर गर्म हुआ होगा, गर्म होने के बाद जब ठंडा हुआ होगा, तो ये जो स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे वो अमीनो एसिड जैसे स्ट्रक्चर बनाए होंगे, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ये। तो ये मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, तो वहीं से अमीनो एसिड बना। तो उस प्रकार का माहौल अभी तैयार कर रहे हैं हमारे एक साइंटिस्ट सिडनी फॉक्स। नाम क्या है उनका? सिडनी फॉक्स। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया? ये कंडक्टेड बाय सिडनी फॉक्स, एक साइंटिस्ट हैं। 1950 में इन्होंने ये किया, ये। और उनके जो साथी लोग थे उन सब मिलकर के काम किए। ठीक, अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। हाँ, उसके मुखिया जरूरी हो सकते हैं, लेकिन काम करने वाले उनके असिस्टेंट लोग भी होंगे। तो पुराने पृथ्वी की ऐसा हॉट डाइल्यूट सूप जो था, उन्होंने प्रिमोडियल सूप बनाया, गर्म किया, ठंडा किया, अमीनो एसिड बन गए। अब इस अमीनो एसिड को, अब यहां पर लगभग उन्होंने 18 अमीनो एसिड लिया, ये याद रखना है ना। कितना अमीनो एसिड? लगभग 18 अमीनो एसिड को एक कंटेनर में लिया और उसको फिर क्या किया? गर्म किया, हीट किया। हीट कितना डिग्री सेल्सियस पे किया? लगभग 150 से 200, याद रखने के लिए, इतना डिग्री सेल्सियस पे। तो
टू 180 डिग्री सेल्सियस। तो याद कैसे रखोगे, 150 से 200 डिग्री लगभग तापमान पर गर्म किया, फिर उसको ठंडा किया। तो उन्होंने देखा कि जो ये अमीनो एसिड बने थे ना, ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए हैं, एक छोटा सा चेन बना लिया है। यानी कि ऐसे हो गए, जो ये अमीनो एसिड थे वो आपस में इस प्रकार से हो गए, देख लीजिए, ऐसे जुड़ गए होंगे, ऐसे जुड़ गए होंगे, ये ऐसे ऐसे जुड़ गए होंगे, ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए ऐसे ऐसे करके। ठीक, तो जो अमीनो एसिड थे आपस में जुड़ते गए, और चूंकि अमीनो एसिड एक मोनोमर है, तो यहाँ पर ये जुड़ जुड़ करके क्या बना दिया, पॉलीमर। देख लीजिए, ये अमीनो एसिड ये जुड़ गया इसके साथ, ये जुड़ गया इसके साथ, ये जुड़ गया यहाँ पर, ये जुड़ गया यहाँ पर, ये अमीनो एसिड की छोटी छोटी चेन बनती गई। देखिए, ये कुल मिला कहने का मतलब ये हुआ कि अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाते गए, शॉर्ट चेन बन गई, छोटी छोटी चेन बन गई। तो शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड ये आगे जाके प्रोटोसेल बनाएगा, दैट विल फॉर्म प्रोटोसेल। लेकिन अभी जो बने हुए हैं ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर, छोटी छोटी चेन, ये क्या कहलाते हैं, प्रोटीनोइड्स। क्या कहलाते हैं ये, प्रोटीनोइड्स। और प्रोटीनोइड्स क्या बोलने पर, लैब में तैयार किया गया छोटा सा अमीनो एसिड का चेन क्या कहलाता है, प्रोटीनोइड्स। ठीक, तो ये देखिए, प्रोटीनोइड्स बोलो या थर्मल प्रोटीन, टेम्परेचर अप दे करके 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इन 18 अमीनो एसिड को गर्म करके ठंडा किए, तो ये अमीनो एसिड आपस में लाइंड हो गए, जुड़ गए पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और छोटे छोटे चेन बना लिया। उसी को क्या बोला गया, प्रोटीनोइड्स या थर्मल प्रोटीन। ठीक, जब ये आगे इसी प्रोटीनोइड्स या थर्मल प्रोटीन को पानी मिला करके इसमें इनको हीट किए होंगे, गर्म किए होंगे, देखिए वाटर को ऐड करके गर्म किए, फिर ठंडा किए, तो फिर छोटे छोटे सेल्स जैसी स्ट्रक्चर बन गए। सबसे पहला फर्स्ट सेल समझ लीजिए आप, ठीक, जिसको आप प्रोटोसेल के नाम से जानते हो। छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन गए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इमेज में देखते हो, जूम करके कितना गुना जूम कर रहे हो, 7800x, यानी कि इतना गुना बड़ा करके उसको आप देख रहे हो, तो आपको ये बड़ा साइज दिख रहा है, यही एक एक प्रोटोसेल है। ये एक एक क्या है, प्रोटोसेल। इस प्रोटोसेल में उन्होंने क्या बोला कि क्या बना, यहां से माइक्रोस्फीयर बना है, माइक्रोस्फीयर बना। हम आगे जाके बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रोटोसेल मतलब क्या है, ये माइक्रोस्फीयर बना। यानी कि प्रोटीनोइड्स को यदि आप पानी मिला करके, वाटर मिला के गर्म करते हो, ठंडा करते हो, तो फिर माइक्रोस्फीयर बनता है। तो चलिए, मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि जब यहां पर उन्होंने 18 अमीनो एसिड को गर्म किया, तो आपस में जो छोटा सा चेन बना, वो कैसे करके बना होगा, बीच में कौन सा बॉन्ड बना, क्या बना, कैसे हुआ, तो छोटी छोटी चेन बन गई। देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि ये मान लीजिए एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है। ऐसे तो वहां पर 18 अमीनो एसिड थे। तो ये जो दो अमीनो एसिड दिख रहे हैं, हमेशा याद रखना, कोई भी जो अमीनो एसिड होता है ना, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि बीच में कायरल कार्बन पाई जाती है, उसके बाद एक तरफ एमिन ग्रुप NH2 होता है, दूसरे तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि एसिड ग्रुप होता है, और एक साइड में चेन होता है जिसको R लिखते हो, रिमाइंडर ग्रुप कुछ भी हो सकता है वहां पर, और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो इस प्रकार ये चार अलग अलग एटम से कार्बन जुड़ता है, और बीच में जो कार्बन बच जाता है उसको कायरल कार्बन कहते हैं। ये अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं इसको कहने पर, क्योंकि एक तरफ एमिन ग्रुप है, दूसरी तरफ एसिड ग्रुप है, तो अमीनो एसिड। ठीक, और इसमें जो साइड चेन होता है, हर अमीनो एसिड का साइड चेन अलग अलग होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। ये तो पहला अमीनो एसिड ये हो गया, देख लीजिए, ये पहला अमीनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया। दोनों में वही चीजें होंगी, देख लीजिए, एमिन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये साइड चेन और हाइड्रोजन। सब में से दूसरे एसिड को देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिन ग्रुप, हाइड्रोजन, साइड चेन। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दो अमीनो एसिड को आप गर्म कर रहे हो, यहाँ तो 18 अमीनो एसिड लिया गया था, जब गर्म कर रहे हो तो हो क्या रहा है, गर्म करके ठंडा करने पर क्या हो रहा है, देखिए,
इसका ये OH, इसका ये H, वाटर बन के बाहर निकल गया, देखो ये रिलीज हो गया। बाकी जो बचा यहां पर जोड़ दो ऐसे करके, तो C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O, NH, NH के बीच में बॉन्ड बन गया, और यही बॉन्ड किया है पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे दो अमीनो एसिड के दो मोनोमर, प्रोटीन के दो मोनोमर आपस में जुड़ करके अभी डाइमर बन गया, अभी दो जुड़े ना, डाइमर बन गया। तो ये अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2 आपस में मिल गए पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ये पेप्टाइड बॉन्ड देखो बीच में दिख रहा है ना, पेप्टाइड बॉन्ड, इसके द्वारा जुड़ गए। और ऐसे एक एक करके आगे जुड़ते जाएंगे और ये पॉलीमर बनते जाएगा, और जो छोटा चेन बनेगा दैट इज प्रोटीनोइड्स। इसको क्या कहते हैं, इस पॉलीमर को, जो छोटा छोटा चेन बनेगा, क्या कहूंगा, प्रोटीनोइड्स। इस प्रोटीनोइड्स को हम थर्मल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये, और जब इस प्रोटीनोइड्स या थर्मल प्रोटीन में वाटर ऐड करके फिर गर्म किया जाएगा, तो प्रोटोसेल बनेगा, प्रोटोसेल, जिसको माइक्रोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो कुल मिला के हर स्टेप पे क्या हो रहा है, आप हीट कर रहे हो एंड कूल कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, हीट एंड कूल। ठीक, ये तो फाइनली ये मोनोमर मिल करके ये पॉलीमर बनाएंगे, ये पॉलीमर बनेगा, पॉलीमर को जब जब फिर गर्म करोगे तो प्रोटोसेल या माइक्रोस्फीयर बनेगा। और इसी बीच में जो ये छोटा सा चेन बना था, जिसको पॉलीमर कह रहे थे, आप प्रोटीनोइड्स कह रहे थे, थर्मल प्रोटीन, ये लैब में प्रोड्यूस्ड किया गया एक छोटा सा चेन था अमीनो एसिड का। किसने तैयार किया था, सिडनी फॉक्स और उनके सहयोगियों ने। कब, 1950 के आसपास। ठीक, चलिए देखते हैं। अब एक चीज देखो कि ये जो प्रोटीनोइड्स यहां पर बन रहा है, जिसको थर्मल प्रोटीन कह रहे हो आप, ये प्रोटीनोइड्स या थर्मल प्रोटीन, इसमें एंजाइमेटिक कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोटीन की तरह बिहेव करता है। मैं इसको पहले एक बार सेव कर दे रहा हूँ, रुकिए ना, क्योंकि ये मिटने का खतरा रहता है। ये जो प्रोटीनोइड्स बना अभी, मैं बोला इसको लैब में बनाया गया, लैब में तैयार किया गया, तो आर्टिफिशियल प्रोटीन हुआ ना एक। तो ये आर्टिफिशियल प्रोटीन है, ये आर्टिफिशियल एक चेन है, लेकिन किसकी तरह व्यवहार करता है, बोल रहा हूं मैं, नेचुरल प्रोटीन की तरह बिहेव करता है। समझ में आया ना? तो ये सिमिलर टू नेचुरल प्रोटीन, क्योंकि हमारा टॉपिक प्रोटीनोइड था ना, तो सिमिलर टू नेचुरल प्रोटीन। और नेचुरल प्रोटीन क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है भाई। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, इसके पास एंजाइम लाइक एक्टिविटीज भी पाए जाएंगे, एंजाइम लाइक एक्टिविटीज भी इसके पास मिलेंगे। देख लीजिए, कमेंट पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कि प्रोटीनोइड्स को बनाया किसने, तो एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड बाय सिडनी फॉक्स एंड को वर्कर्स इन 1950। ठीक, सिडनी फॉक्स और उनके साथियों के द्वारा इसको एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किया गया, लैब में बनाया गया, कोई नेचुरल प्रोटीन नहीं था, आर्टिफिशियल प्रोटीन था। अगला देखिए, ही हीटेड ड्राई मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड 18 अमीनो एसिड को उन्होंने गर्म किया, लगभग 150 से 200 मान लीजिए आप, 180 डिग्री सेल्सियस तक, एंड ऑब्टेन पेप्टाइड लाइक प्रोडक्ट्स, और पेप्टाइड जैसी कोई स्ट्रक्चर बन गई। ऑन कूलिंग द अमीनो एसिड हैड लाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन व्हिच रिसेंबल टू पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। जब उसको ठंडा करते हो तो एक चेन जैसे स्ट्रक्चर, भाई पहले तो छोटे छोटे चेन बनेंगे, फिर धीरे धीरे लंबे चेन होते जाएंगे, ये चेन बन गई। These thermally produced peptide were called proteinoids या थर्मल प्रोटीन। ये जो बना अभी, इसको प्रोटीनोइड या थर्मल प्रोटीन कहते हैं। These were similar to natural protein in many respects, मतलब ये जो आर्टिफिशियली बनाया गया, लैब में बनाया गया प्रोटीन था, ये नेचुरल प्रोटीन के जैसे कैरेक्टर रखता था, कई मायनों में नेचुरल प्रोटीन की तरह था। कैसे, देखिए,
These proteinoids can carry out a number of enzyme-like activities that can increase the rate of various organic reaction. भाई एंजाइम का काम क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को बढ़ा देना होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एंजाइम का काम केवल रिएक्शन को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि किसी किसी रिएक्शन को रोकना भी होता है। तो वहां पर जब रोकने वाली काम आएगी तो किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन को रोकने के काम को स्पीड कर देना वहां पर, है ना। तो कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है, चाहे वो स्टिमुलेटरी रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो इनहिबिटरी रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को बढ़ाना, चाहे रोकने वाला काम को बढ़ाओ जल्दी से रोक दो, या होने वाले काम को बढ़ाओ तो जल्दी से होने दो, तो उस काम को स्पीड कर देता है, चाहे रोकने वाला हो चाहे होने वाला काम हो। ठीक, तो यहां पर कि ये क्या कर रहा है, दैट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन को स्पीड को बढ़ा देता है, चाहे वो इनहिबिटरी रिएक्शन हो रहा हो या स्टिमुलेटरी रिएक्शन हो रहा हो। तो यहाँ पर इसके कुछ फंक्शन है एंजाइम लाइक एक्टिविटी। देखिए एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑफ प्रोटीनोइड्स क्या क्या एक्टिविटी रखता है। तो सबसे पहले स्टेप पे देख लीजिए आप, पहले स्टेप पे ये हाइड्रोलिसिस कर सकता है। हाइड्रोलिसिस मतलब हमारे पास मान लीजिए पहले से कोई कंपाउंड है, ये जिसमें ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब वाटर ऐड करोगे, उसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या करेगा ये वाटर, इस कंपाउंड ए को बी से अलग कर देगा। देख लीजिए ये टूट गया, ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, और जो वाटर था, वाटर का एक हाइड्रोजन इधर आ गया और दूसरा OH उधर चला गया। कहने का मतलब ये हो गया कि ए और बी जो पहले एक कंपाउंड हुआ करते थे, उसको बी से तोड़ दिया गया। क्या मिला करके? वाटर मिला करके। तो हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब तोड़ना, वाटर ऐड करके किसी कंपाउंड को तोड़ दो। तो ये एक्टिविटी प्रोटीनोइड्स के पास पाई जाती है, हाइड्रोलिसिस करने की एक्टिविटी। दूसरा देखिए कंडेंसेशन, दो अलग अलग कंपाउंड है, आपस में जब दोनों को जोड़ देते हो तो क्या कहलाता है? वो कंडेंसेशन कहलाता है। ये ट्रांसफर की बात करूं मैं, तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंपाउंड है ए और बी, मैं अगर बोलूं कि ए मान लीजिए एमिन ग्रुप है और बी मान लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो 80 कोई एक अनदर कंपाउंड था समझ लीजिए। तो यदि प्रोटीनोइड्स काम करेगा तो क्या करेगा कि मान लीजिए इस बी, ए और बी को तोड़ करके बी ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया, कहां से? इस पूरे कंपाउंड से ट्रांसफर करके लेके चला गया, सी के पास जोड़ दिया। मतलब अगर इस कंपाउंड से बी को निकाल दिया जा रहा है तो मैं इसको रिमूवल भी तो कह सकता हूं। रिमूव कर रहा है लेकिन किसी और के पास लेके जा रहा है तो ट्रांसफर हो रहा है। तो देख लीजिए यहां पर कि मान लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप को निकाला और जाके सी के साथ जोड़ दिया। जब सी के साथ जोड़ दिया, देख लीजिए ये ए और बी हुआ करते थे, अब बी यहां पे आ गया, ए अलग हो गया, सी के साथ जुड़ गया। तो ए बी कंपाउंड से बी रिमूव हो गया लेकिन सी के पास ट्रांसफर हो गया। तो ये रिएक्शन भी करने, इस प्रकार के रिएक्शन को भी करने की ताकत रखता है कौन? प्रोटीनोइड्स। चौथे नंबर की बात करें, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब दो चीजें हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। याद रखना किसी भी एटम का जो सब कुछ होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। यदि किसी मॉलिक्यूल के पास, किसी एटम के पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है तो वो रिड्यूस्ड है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो ऑक्सीडाइज्ड है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। यदि आप अभी अपने से आप तुलना कर रहे हो, मान लीजिए पैसा है, यदि आपके पास पैसा है तो आप खुश हो, पैसा नहीं है तो थोड़ा दुखी हो। तो पैसा का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, तो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से शो किया गया, ये तो ये ए के पास इलेक्ट्रॉन था तो ये क्या था? रिड्यूस था। और बी के पास नहीं था तो ऑक्सीडाइज था। मैं बोला कि जब प्रोटीनोइड्स आता है तो इस ए के इलेक्ट्रॉन को खींच के किसको दे देता है भाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया किसके पास? देख लीजिए बी के पास। अब बी का क्या हो गया? अब यहां मैं ऐसे कर दूं, देखिए यहां से ऐसे कर देते हैं। देखिए ये ए का इलेक्ट्रॉन चला गया बी के पास, बी के पास चला गया तो बी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो ये। ठीक, तो अभी ए का क्या हो जाएगा?
एक इलेक्ट्रॉन था पहले, लेकिन अभी तो नहीं है ना, रिएक्शन के बाद ऐसे हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लुट गया, भाग गया, तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ए क्या हो गया अभी, ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन बी की बात करो, पहले इलेक्ट्रॉन नहीं था इसके पास, अब आ गया उसके पास, तो इनका रिडक्शन हुआ, मतलब बी रिड्यूस्ड हो गया। ये तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस काम को करने की भी ताकत रखता है कौन, प्रोटीनोइड्स। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। दे कैन, दे मतलब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोटीनोइड्स की बात कर रहे हैं भाई, प्रोटीनोइड्स। दे कैन कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल, अभी बोला हूं मैं, एंड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की क्षमता रखेगा। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, जब माइक्रोस्फीयर हम बात करेंगे वहां पर, तो न्यूक्लियोटाइड कैसे जोड़ेंगे। रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एमिनो ग्रुप, अभी बताया हूं मैं। अगला, दे कैन कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हो आप, ये हो गया। व्हेन दीज, अब क्या बोला मैं, देखिए, जब इस प्रोटीनोइड्स को, जब इस प्रोटीनोइड्स को आप पानी मिला के और गर्म कर देते हो, वाटर मिला के, तो क्या बन जाता है वो, प्रोटोसेल बन जाता है, माइक्रोस्फीयर बन जाता है। ये देखिए, देखिए भाई, व्हेन these were heated and cooled again, these formed some cell like structure, Fox called them microsphere। जब इसी प्रोटीनोइड्स में वाटर मिला के गर्म करके फिर ठंडा किया गया, तो कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर दिखा, उसको हमने माइक्रोस्फीयर, हमने क्या, सिडनी फॉक्स साहब ने क्या बोला, उसको माइक्रोस्फीयर कहा। समझ में आया। तो ये हो गया हम लोगों का प्रोटीनोइड्स कंप्लीट। समझ में आया तो यस करके भेजें एक बार। जल्दी भेजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या हमारे पास, प्रोटोसेल। अब प्रोटोसेल क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब व्यवस्थित एक संरचना बनेगा। अब केवल वहां पर केमिकल कंपाउंड नहीं रहेंगे, बल्कि एक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, दैट इज प्रोटोसेल। देखिए, अगला है ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोटोसेल कह रहा हूं। तो भाई इतना प्रकार के अलग अलग प्रकार के केमिकल बन गए, मॉलिक्यूल बन गए। अब क्या होगा, इन सभी मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा, आपस में जुड़ेंगे 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 और एक मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसे। ठीक है, तो इसके बीच, इसका मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना इनके बीच में, या कुछ आयोनाइजेशन जैसी प्रोसेस हुई। भाई ये सब एक ही मीडियम में घुले रहना चाहिए ना, सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए उनके पास, एक ही मीडियम में घुले रहेंगे तब तो आपस में मिलते जाएंगे वो। उनमें सरफेस टेंशन की पावर होनी चाहिए। सरफेस टेंशन क्या होता है, कि जब कोई मॉलिक्यूल, कोई सेम मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लगते हैं और अपने सरफेस एरिया को कम करने लगते हैं, तो जितनी ताकत से वो जुड़ते हैं और अपने सरफेस एरिया को कम करते हैं, वही सरफेस टेंशन कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहते हैं इसको। आप देखिए, मैं यहां पर समझाने के लिए कुछ डायग्राम दिया हूं, ये देखिए, ये सब वाटर ड्रॉप हैं। आप गाड़ी के अंदर, मान लीजिए कार के अंदर या बस के अंदर बैठे हो, पानी गिर दिया, पानी गिरने पर कांच में जो पानी की बूंदे रहती है, पहला डायग्राम दिख रहा है देखिए, या किसी पौधे के ऊपर एक बूंद पानी गिरता है, तो ये देखिए दूसरा नंबर डायग्राम। पौधे से जब पानी नीचे गिर रहा होता है, तीसरा नंबर डायग्राम देखिए। या जब किसी पानी में एक बूंद पानी ऊपर से गिरता है, गिरने के बाद फिर जब उछलता है, फिर बूंद बन गया, देखिए चौथा नंबर डायग्राम। ये जब पानी गिर रहा है तो बूंद के रूप में गिर रहा है, देखिए ये।
कहने का मतलब हर जगह मैं पानी की बूंदों को दिखाया हूं। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, और ये पानी की बूंदें, बूंद की बात कर रहा हूं मैं। तो पानी बूंद के रूप में ही क्यों गिरती है, तो उसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए डायग्राम को। एक वाटर ड्रॉप था, ये आधा दिखाया गया है, वाटर ड्रॉप तो खैर पूरा बनेगा ऐसा ना, ऐसा ऐसा होना चाहिए इसको, लेकिन आधा दिखाया गया समझाने के लिए। ध्यान से देखिए, या जब किसी सरफेस पर पत्ती के ऊपर में है तो ऐसा ठीक है, फिर ये पत्ती के ऊपर में है तो ऐसा मान लीजिए। चलिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पर वाटर की जब ड्रॉप होगी तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ये सब वाटर मॉलिक्यूल देखो दिख रहे हैं एक एक छोटे छोटे। ये वाटर मॉलिक्यूल अपने आसपास उपस्थित वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन होता है, बॉन्ड बनाने का प्रयास करता है, उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। इस प्रकार से सभी वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे और अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे तो ये सभी वाटर आपस में श्रिंक हो जाएंगे, सिमट जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, समझ लीजिए। वो फैलेंगे नहीं। जब सिकुड़ जाएंगे तो वो चाहते हैं कि जो सेम मॉलिक्यूल है वाटर के, वाटर मॉलिक्यूल सब सेम मॉलिक्यूल, सब सेम मॉलिक्यूल आपस में सिमटना चाहते हैं, फैलना नहीं चाहते। वो जब सिमटना चाहते हैं तो जितनी पावर से वो अपने आपस में एक दूसरे को समेट रहे हैं, वही पावर ही क्या है, सरफेस टेंशन। तो कोई व्यक्ति आएगा, कोई भी आए और इसको, इस वाटर को फैलाना चाहे तो उसको आपको ऊपर से इतनी ताकत लगानी पड़ेगी जितनी ताकत से वो जुड़े हैं। अगर उतना ताकत आप बाहर से लगा दोगे तो ये पानी की जो ये बूंद है वो फैल जाएगा, वो एक लेयर बन जाएगा, फिर चादर की भांति एक लेयर बन जाएगा, समझ लीजिए। समझ रहे हैं ना? एक पानी की बूंद आप अपने हथेली पे डालिए, बूंद के रूप में रहेगा, और अपने दूसरे हाथ के उंगली से उसको फैला दीजिए ऐसे। तो अगर आप फैला दे रहे हैं तो सब तरफ फैल जा रहा है पानी। अगर फैल रहा है मतलब आपने सरफेस टेंशन इतना ताकत लगा दिया जिससे वो पूरी तरह फैल गया। अगर उससे कम ताकत लगाते हैं तो फैला नहीं पाओगे इसको आप। इसका जस्ट एग्जांपल, जबरदस्त एग्जांपल देखिए। ये मान लीजिए पानी का एक बूंद था, समझाने के लिए देखिए, ये पानी का एक बूंद था इतना, कुछ डायग्राम दिखाया कि बस एक मॉस्किटो आके उसके ऊपर बैठता है और बैठ करके उसको फैलाने का प्रयास करता है। जब फैलाने का प्रयास कर रहा है, देखिए ये अपने पैर से फैलाने का प्रयास कर रहा है, तो ये तब तक फैला नहीं पाएगा जब तक ये बूंद जिस पावर से, जितनी ताकत से आपस में जुड़ी हुई है वाटर मॉलिक्यूल, अगर उतना ताकत ना लगाए मच्छर ना, तब तक वो फैला नहीं पाएगी। और अगर उतना या उससे ज्यादा ताकत लगा दिया तो ये पानी की बूंदें फैल जाएंगी। तो कितना ताकत लगाया मच्छर ने, तो मच्छर ने उतना ताकत लगाया जितने में बूंद फैल सकता था। तो उस ताकत को, उस पावर को मैं कैसे क्या बोलूंगा, सरफेस टेंशन। यानी कि ये मॉस्किटो तब तक इसको फैला नहीं पाएगा पानी की बूंद को जब तक वो सरफेस टेंशन इतना ताकत नहीं लगाएगा। जैसे देखिए, ये किसी पौधे के ऊपर में एक बूंद गिरा हुआ था, मच्छर इसके ऊपर आके बैठता है, उसको फैलाना चाहता है, तो इसको तब तक नहीं फैला पाएगा जब तक वो सरफेस टेंशन इतना ताकत नहीं लगाएगा। सरफेस टेंशन मतलब जितनी ताकत से यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में अपने आप को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरे मीडियम, एयर मीडियम में फैलना नहीं चाहते। वो वाटर वाटर अपने आप को समेटना चाहते हैं और छोटे होना चाहते हैं। ये जितना इसका सरफेस कम हो उतना उसके लिए बेहतर है, सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे। लेकिन मच्छर आता है और यहाँ पर फैलाने का प्रयास करता है, तो तब तक नहीं फैला पाएगा जब तक बूंदों के अंदर जितना ताकत है, एनर्जी है, उतना एनर्जी लगा के ना फैलाए, तो मच्छर उसको फैला नहीं पाएगा। अगर फैला दिया, मैं समझूंगा कि उसने सरफेस टेंशन इतना ताकत लगा दिया, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन पावर मतलब जब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, वो पावर क्या कहलाती है, सरफेस टेंशन। जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल अपने आप में समेटना चाहती है, प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बॉन्ड बनाना चाहती है और अपने आपके सरफेस को कम करना चाहती है, समेटना चाहती है। तो इस ताकत का अंदाजा मैं कैसे लगाऊं कि कितना ताकत लगा के फैला पा रहे हो, वही ताकत ही उसका सरफेस टेंशन है। उतना ताकत में समेटी हुई थी अपने आप को। समझ में आया कहानी? हाँ या ना? जब पानी की बूंदें गिरती हैं, जब बरसात होता है तो बूंद के रूप में क्यों गिरती है? क्यों? क्योंकि वो सरफेस टेंशन की वजह से गिरती है। क्यों? क्योंकि वो पानी की बूंदें कभी नहीं चाहती कि हवा में
वो चादर की भांति फैल के गिरे, वो बूंद की भांति छोटा सा सरफेस लिए हुए पानी बूंद के रूप में गिरती है, वो दूसरे मीडियम में फैलना नहीं चाहते वो। क्लियर है? तो सेम चीज यहां पर हो रहा है कि जो सेम प्रकार के मॉलिक्यूल होंगे, वो सेम प्रकार के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से मिलना चाहती हैं, वो सरफेस को कम करना चाहती हैं, इसलिए वो छोटे से गेंद के जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। समझ में आया? छोटा सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो जी आप लोग? यस सर। ठीक। तो शुरू में पुरानी पृथ्वी पर, प्रिमिटिव अर्थ में, जब अलग अलग मॉलिक्यूल बने होंगे, उनके बीच में क्या हुआ होगा? इंटरेक्शन। उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा, आयनाइजेशन हुआ होगा, वो सब मॉलिक्यूल एक मीडियम में घुल पा रहे हो, सॉल्युबिलिटी होगा, उनके बीच में सरफेस टेंशन होगा ताकि वो मिल पाए आपस में, तब जाके क्या बना होगा? फर्स्ट प्रोटोसेल। कहां पे? प्रिमिटिव अर्थ में। तो चलिए कमेंट पढ़ दे रहा हूं मैं अब। The interaction between molecule due to hydrogen bonding, ionization, solubility, surface tension, the first protocell is produced in the primitive earth. लेकिन वो प्रिमिटिव अर्थ में कैसा मॉलिक्यूल बना होगा हम कैसे जानेंगे? हम तो तब थे ही नहीं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने उसको लैब में उसी के जैसा बनाने का प्रयास किया। Scientists were able to produce such simple structure in laboratory which are, सेम प्रकार के मॉलिक्यूल को लैब में बनाने का प्रयास किया, जिनमें सबसे पहला जो बनाया था कोसरवेट्स और दूसरा माइक्रोस्फीयर। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोसरवेट्स का। ये कोसरवेट्स, तो कोसरवेट्स को बनाया किसने? ओपेरिन एंड हेल्डेन, ओपेरिन एंड सिडनी फॉक्स ने। ओपेरिन एंड सिडनी फॉक्स, उन्होंने क्या बोला देखिए तो, कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे यहां पर प्रोटीन है, यहां पर पॉलीसेकेराइड है, उनको उन्होंने क्या किया? गरम किया, गरम करके उसको ठंडा होने की छोड़ दिया। जब ठंडा होने के छोड़ दिया तो अलग अलग ये बूंद के रूप में यहां से कुछ अलग हो गए। देखिए ये बूंद बूंद के रूप में अलग हो गए, तो यही बूंद बूंद को ही कोसरवेट्स कहा गया। समझ में आया? एक चीज याद रखना कि ये तभी संभव हो पाएगा जब ये दो चीजें आपस में मिल पाएंगी। प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड यदि आपस में सॉल्युबल हैं, उसको गर्म करो, गर्म करके ठंडा करो, ठंडा करो तो फिर बूंद बूंद ऐसे अलग 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 हो जाएंगे। ये दिखेगा। और प्रत्येक बूंद को मैं कोसरवेट्स कहूंगा। रियल वाला कोसरवेट्स का डायग्राम देख लीजिए, बगल में दिख रहा है आपको। ये रियल कोसरवेट्स, ठीक है ना? बूंद बूंद के रूप में अलग हो गया। देखिए ये समझ में आया? तो कमेंट पर लेते हैं। देखिए भाई, जब जब दो मॉलिक्यूल आपस में पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं तो उस सॉल्यूशन को आप कोलॉइड सॉल्यूशन कहते हो। क्या कहते हो उसको? कोलॉइड। ठीक है, क्योंकि आगे शब्द आएगा इसलिए बोल दे रहा हूं मैं। चलिए, ओपेरिन एंड सिडनी फॉक्स हेल्ड दैट लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड एबायोटिकली। एबायोटिकली मतलब कि आज जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देख पा रहे हो, ये सब एबायोटिक तरीके से बने हैं और प्रिमिटिव अर्थ में बने हैं। तो उन्होंने क्या बोला? ऑन प्रिमिटिव अर्थ फॉर्म्ड लार्ज कोलॉइडल एग्रीगेट्स। कोलॉइडल मतलब जब दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जा रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? कोलॉइड सॉल्यूशन। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, उनके इन दो मॉलिक्यूल के बीच में आपस में अट्रैक्शन होना चाहिए तभी तो बनेगा। द कोलॉइड, the colloidal particles separate out of the solution into droplets called coservates। तो ये जो कोलॉइड सॉल्यूशन बना होगा, कोलॉइड सॉल्यूशन, इसको जब गर्म करोगे तो ये अलग अलग पार्टिकल के रूप में अलग होने लगेंगे और प्रत्येक पार्टिकल कोसरवेट्स कहलाएंगे। इसको अभी हीट करोगे एंड कूल्ड तो ये बनेगा। तो जितने प्रकार के चीजें यहां पर मिलाओगे, आप गर्म करोगे उसको, उतना कॉम्प्लेक्स प्रकार का कोसरवेट्स बनेगा। जितना कम चीजें मिला के गर्म करोगे उतना सिंपल प्रकार का कोसरवेट्स बनेगा।
तो कॉम्प्लेक्स कोसर्वेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन हैज मोर देन वन टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। यदि एक से ज्यादा प्रकार की मैक्रोमोलिक्यूल को मिलाते हो, गर्म करते हो, तो कोसर्वेट्स उतना कॉम्प्लेक्स प्रकार का बनेगा। यदि कम मैक्रोमोलिक्यूल को मिला के गर्म करते हो तो सिंपल प्रकार का कोसर्वेट्स बनेगा। आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो रियल कोसर्वेट्स है उसमें कोई लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं थी। भाई मैं तो अभी प्रोटीन मिलाया हूं और पॉलीसेकेराइड मिलाया हूं, लिपिड कहां से आएगा? तो लिपिड की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, यानी कि ना तो लिपिड यूनिलेयर, ना तो लिपिड बाइलेयर, ना तो लिपिड मल्टीलेयर, किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं बना होगा। जैसे देखिए ये कोसर्वेट्स है, ये मेम्ब्रेनलेस लिक्विड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनलेस लिक्विड स्ट्रक्चर, यही कोसर्वेट्स है। और इस कोसर्वेट्स में ना तो लिपिड की कोई मेम्ब्रेन है, ना तो यूनिलेयर, ना तो बाइलेयर, ना तो मल्टीलेयर, कोई मेम्ब्रेन यहां पर नहीं है। ठीक, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है, याद रखना। तो ये मेम्ब्रेन क्या होता है फिर? जो मेम्ब्रेन बना है क्या है वो? लिक्विड का मेम्ब्रेन, नॉट लिपिड। ये लिक्विड मेम्ब्रेन कह सकते हो। क्या नहीं है यहां पर? लिपिड मेम्ब्रेन नहीं है। लिक्विड और लिपिड में अंतर समझिए, मैं यहां कर दे रहा हूं। लिपिड मेम्ब्रेन ये नहीं है यहां पर। ऐसे कट कर दे रहा हूं मैं। न तो लिपिड की यूनिलेयर, मतलब ना तो एक लेयर है, ना तो दो लेयर है, ना तो और ज्यादा लेयर है। लिपिड की लेयर ही नहीं है यहां पर, लिक्विड की लेयर है, क्योंकि लिक्विड से ही बना है बस वो। तो इस प्रकार के कोसर्वेट्स को यदि मैं किसी दूसरे लिपिड से, अब लिपिड यहां पर डाल रहा हूं, देखिए अब लिपिड मॉलिक्यूल्स, एम्फीफिल्स। एम्फीफिल्स मतलब जिसमें दोनों ताकत होती है। ये देखिए लिपिड का, याद रखना, लिपिड का एक तरफ होता है पोलर हेड, एक तरफ पोलर हेड बोलते हो आप, और इधर नॉन पोलर टेल। लिपिड के दो लेयर होते, दो सरफेस होते हैं। पोलर हेड मतलब पानी में घुलने की ताकत है, हाइड्रोफिलिक। और नॉन पोलर मतलब लिपिड में घुलने की ताकत है, लिपिड लिपिड में घुलेगा तो लिपोफिलिक। या बोलूं हाइड्रोफोबिक, पानी में नहीं घुलेगा ये, हाइड्रोफोबिक बोलूं या लिपोफिलिक बोलूं, लिपिड में घुलने की ताकत इधर है, पानी में घुलने की ताकत इधर है। क्लियर? तो इस प्रकार दोनों नेचर है इसके पास, लिपिड में भी घुल सकता है और वाटर में भी डिजोल्व हो सकता है। इसे उसको बोला गया एम्फीफिल्स। दो, फील मतलब पसंद करना, एम्फी मतलब दोनों, पानी को और लिपिड को दोनों को पसंद करता है। तो जब ऐसा कोई लिपिड मॉलिक्यूल आता है तो कोसर्वेट्स क्या करता है? बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर, क्या करता है कोसर्वेट्स? इन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देता है। इतना ताकत रखता है वो। रियल कोसर्वेट्स में किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता लिपिड का। लेकिन जब उसको लिपिड दे दोगे कोसर्वेट बनने के बाद, लिपिड अवेलेबल करा दोगे, तो वो उसको खींच लेता है अपनी तरफ और चारों तरफ लेयर बना लेता है। अब ध्यान से देखिए डायग्राम को, ये देखिए चारों तरफ लेयर बन गया ना, यहाँ लिपिड की बाई लेयर बन गया। हो सकता है यूनिलेयर भी बन जाए, और जब यूनिलेयर बनेगा तो कैसे दिखेगा? देखिए तो ऐसे बन जाएगा यूनिलेयर में, अगर यूनिलेयर अगर बनता तो। ऐसे बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं समझाने के लिए। ये देखिए ऐसा पोलर हेड बाहर रहेगा हमेशा, याद रखना। ये सिंगल लेयर बन जाता यूनिलेयर अगर होता तो। ये पूरा समझ लीजिए आप, मैं कितना बनाऊंगा इसको फिर। ये यूनिलेयर बन जाता, और ये तो बाई लेयर है ही अभी, हो सकता है मल्टी लेयर भी बन जाए। समझ रहे हो ना? तो ये मतलब कोसर्वेट्स के पास इतना ताकत होता है कि लिपिड को अपनी ओर खींच करके अपने चारों तरफ एक लेयर, अपने चारों तरफ लेयर बनाने की ताकत रखता है। अगर मैं एक सेल दे दूं इसके आसपास, कोई ऑलरेडी एक लिपिड की सेल दे दूं, लिपिड की बाइलेयर वाली सेल दे दूं, ये लिपिड का बाइलेयर था समझ लीजिए, ये सेल दे दूं, तो क्या करता है कोसर्वेट? देखिए तो ये कोसर्वेट क्या करता है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ना अभी, तो क्या करता है, इस सेल की मेम्ब्रेन की जो लिपिड है उसको पहले तोड़ देता है, तोड़ करके अपने चारों तरफ बना लेता है वो।
तो मैं या तो डायरेक्ट लिपिड दे दूं तो भी ऐसे बना लेता है, या तो कोई लिपिड मेम्ब्रेन वाली सेल दे दूं तो उसको डिफॉर्म कर देता है, तोड़ देता है उसको पहले और लेके खुद अपने चारों तरफ बना लेता है फिर। तो कुल मिला के उसको आप तो फ्री लिपिड दे दो या किसी सेल मेम्ब्रेन सहित लिपिड दे दो, तो उन सभी को लेकर के अपने चारों तरफ लिपिड का मेम्ब्रेन बनाता है। नेचुरली कोसरवेट्स में किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, अगर आसपास अवेलेबल होता है तो खींच के लेके बना लेता है। क्लियर है कहानी? यस सर। ठीक। और यदि मैं उसको किसी प्रकार का डीएनए दो, ये डीएनए है या आरएनए है या कोई प्रोटीन दूं, तो क्या देखो डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड बोलते हो, नीचे प्रोटीन है, ये कुछ भी दे दूं तो वो खींच करके अपने अंदर ले जाता है भाई। जब खींच के अपने अंदर ले जाकर, डायग्राम कैसे होगा देखिए, थोड़ा सा बस ना, ये देखिए, ये खींच के अपने अंदर ले जाता है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, तो डीएनए प्रोटीन था, ये डीएनए प्रोटीन देखो, ये दिख रहा है ना, अंदर ले गया, तो ये ताकत रखता है। चलिए कमेंट पढ़ते हैं भाई, देखिए कोसरवेट्स ड्रॉपलेट्स आर मेम्ब्रेनलेस लिक्विड स्ट्रक्चर, नॉट लिपिड, लिक्विड बोल रहा हूं ना, तरल पदार्थ है वो। लैक ए लिपिड मेम्ब्रेन नहीं बोल रहा है, लैक ए लिपिड मेम्ब्रेन बाउंड्री, लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं होती शुरुआत में, बट दे कैन इंटरेक्ट विद एग्जिस्टिंग लिपिड मेम्ब्रेन। हाँ, वो आसपास उपस्थित किसी लिपिड मेम्ब्रेन से जुड़ करके अपना खुद का बना सकता है उसी से, बाई डिफॉर्मिंग, बेंडिंग या फ्रेगमेंटिंग देम। आसपास कोई लिपिड का सेल मिला तो उस सेल को तोड़ देगा, डिफॉर्म कर देगा, उसको तोड़ने के बाद अपने में ले करके चारों तरफ बना सकता है। तो बेंडिंग कर सकता है, अपने चारों तरफ मोड़ सकता है, एक सामने वाले को फ्रेगमेंट कर सकता है, टुकड़े टुकड़े कर सकता है। एंड दे कैन इवन फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन और एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। वो एक नया मेम्ब्रेन बना सकता है अपने चारों तरफ, या मैं ये कहूं कि मेम्ब्रेन बनने के लिए एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक, जिस प्रकार मूर्तिकार लोग मूर्ति बनाते हैं तो एक सांचा रखे रहते हैं, एक ढांचा रखे रहते हैं, उसमें ढाल देते हैं अपने लिक्विड को, उसी प्रकार बन जाता है। तो सेम चीज, कोसरवेट एक प्रकार के सांचा की तरह काम कर रहा है, आसपास की जितना लिपिड है उसको लेकर के चारों तरफ लिपिड का एक लेयर बना रहा है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, जितना लेयर बने, ठीक है ना। तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक प्रकार के टेम्पलेट की भांति काम कर रहा है, मेम्ब्रेन के बनने की टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसरवेट्स आर जनरली नॉट लिपिड बाइलेयर, वो लिपिड बाइलेयर होता ही नहीं है, मैं पहले बोला हूं। कोसरवेट्स आर ए फॉर्म, क्या फॉर्म, थ्रू लिक्विड लिक्विड फेज सेपरेशन, ये लिक्विड का बना होता है भाई, तरल पदार्थ का बना होता है, ऑफ बायोमोलिकुलर कंडेंसेट या मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स, MLO, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स, MLO है ना, फाउंड इन cells that provide compartmentalization without a lipid bilayer। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कोसरवेट्स कि एक कंपार्टमेंट रहता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है, कंपार्टमेंट जैसा, चेंबर जैसा है, लेकिन बिना लिपिड का है, ये केवल लिक्विड से बना हुआ इसका मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है। आसपास कहीं पर लिपिड मॉलिक्यूल मिलता है या किसी लिपिड वाला सेल मिलता है मेम्ब्रेन वाला, उसको तोड़ करके अपनी खींच लेता है और चारों तरफ अपना ये टेम्पलेट की तरह काम करता है और चारों तरफ लिपिड की मेम्ब्रेन बनाने की ताकत रखता है। यानी कि ऐसे वो यूनिलेयर हो सकता है, बाइलेयर हो सकता है, मल्टीलेयर लिपिड मेम्ब्रेन बना सकता है। और यदि किसी प्रकार का बायोमोलिक्यूल, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मिलता है तो वो अपनी अंदर उसको लेने की ताकत रखता है। क्लियर है? यस सर। चलिए अगला देखिए, तो कि ओपेरिन और सिडनी फॉक्स साहब ने क्या किया कि नेगेटिव गम अरेबिका, जो कि नेगेटिव चार्ज वाला था, ये नेगेटिव चार्ज वाला था, और पॉजिटिव जिलेटिन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला था, उन दोनों को जब आपस में ऐड किया
गर्म किया, ठंडा किया, तो उन्होंने पाया कि वहां पर क्या बन गया, कोसरवेट्स बन गया। हीट और कूल्ड, गर्म किया, ठंडा किया, तो क्या बन गया, कोसरवेट। याद रखना, मेम्ब्रेन लेस होता है। मेम्ब्रेन इन द सेंस ऑफ लिपिड, है ना, मैं लिपिड के लिए बात कर रहा हूं। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, ये हो गया। तो किसको किसको मिलाने पर, नेगेटिव गम अरेबिका और पॉजिटिव जिलेटिन। When solution of oppositely charged colloid, negative gum arabica and positive gelatin are mixed, कोसरवेट ड्रॉपलेट आर फॉर्म्ड। अगला कमेंट देखिए कि ये जो कोसरवेट बना अभी, ये मेम्ब्रेनलेस कोसरवेट, ये मेम्ब्रेनलेस कोसरवेट्स क्या होता है, एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है। ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, यानी कि इनके पास जो भी प्रोटीन्स होंगे आसपास में, या जो भी डीएनए या आरएनए होगा उसके मीडियम में, आसपास में आरएनए मान लीजिए या डीएनए मान लीजिए, जो भी होगा, इन सबको ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। तो प्रोटीन को, आरएनए को, डीएनए को, सबको एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो अंदर चीजें भरती जाएंगी, तो साइज इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज इन साइज। समझ में आया ना? देखो, दीज ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट मतलब कोसरवेट्स की बात कर रहा है, एक प्रकार का कोलाइड स्ट्रक्चर हो गया ना, ये कोलाइड है ना एक प्रकार का। These droplets represent open system, एक ओपन सिस्टम की तरह काम कर रहा है, डायरेक्ट लेगा अंदर, दैट कीप एक्यूमुलेटिंग मटेरियल फ्रॉम देयर एनवायरमेंट, ये अपने आसपास के एनवायरमेंट से मटेरियल को एब्जॉर्ब करके साइज को बढ़ा लेगा। अगला देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोसरवेट्स। भाई जब आप चीजों को, अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को मिला करके गर्म करते जाते हो, ठंडा करते जाते हो, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, कोलाइड पार्टिकल भी जिसको कहते हो आप, इसमें से इस एक को मैं क्या बोलूं, देखो तो मैं इसको कोसरवेट बोलूं या कोलॉइड पार्टिकल बोलूं या ड्रॉपलेट्स बोलूं, सबका मतलब एक ही है। ठीक, तो कहने का मतलब ये, जैसे जैसे गर्म करते हो, ठंडा करते जाते हो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, तो कोसरवेट कंटिन्यूसली बनना शुरू हो जाते हैं, कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। लेकिन याद रखना, जो कोसरवेट बन जाता है ना, वो ज्यादा देर टिकता नहीं है, टूट जाता है जल्दी से, फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ कोसरवेट्स लंबे समय तक टिकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कोसरवेट्स होते हैं बनते हैं और पानी के बुलबुले की तरह कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोसरवेट्स, इसको जरूर याद रखिए आप लोग, इसके कैरेक्टर को। कोसरवेट्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, कोसरवेट्स इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि आराम से आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। ठीक, अगला, दे पोसेस ए सिंपल बट परसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, क्योंकि लिपिड के मेम्ब्रेन है ही नहीं इनमें, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है और कंटिन्यूअसली बनने वाला स्ट्रक्चर है, लगातार बनते रहता है। दे आर मोस्टली अनस्टेबल, अभी बोला हूं मैं कि बनता तो जरूर है लेकिन लंबे समय तक टिकता नहीं है, तो अनस्टेबल है। बस कुछ जो होते हैं थोड़ी देर के लिए टिकते हैं, बट सम कोसरवेट्स कैन स्टे इन सॉल्यूशन फॉर लॉन्गर पीरियड, कुछ जो होते हैं लंबे समय तक के लिए टिक सकते हैं। They can increase in size by selectively absorbing protein and other organic material, अभी बोला हूं मैं, ये आसपास के इन्वायरमेंट से मटेरियल को यदि एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना, यदि एब्जॉर्ब कर लेता है तो अपना साइज क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। ये साइज बढ़ जाता है, देखिए साइज इंक्रीज हो गया। ठीक, तो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन एंड अदर मटेरियल, एब्जॉर्ब करने पर इसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगला, इन कोसरवेट्स the lipid molecule are joined to form a layer around the each colloidal particle। मैं क्या बोला कि कोसरवेट जैसे ये था, इसको मैं
कोलेडल पार्टिकल भी कह सकता हूं। इसके आसपास यदि मैं लिपिड मॉलिक्यूल दे दूं तो इस लिपिड मॉलिक्यूल को लेकर के अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, देखिए तो ये मेम्ब्रेन बना लेगा। थोड़ा सा रुक जाए, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं। ये देखिए, तो इस लिपिड को लिया, इसने क्या बना दिया, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर दिया। लिपिड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, तो आसपास लिपिड मिलेंगे तो ले जाएगा अपने चारों तरफ, एक लेयर बना देगा, 1 2 3 कितना भी हो सकता है। इसका मतलब खुद टेम्पलेट की तरह काम करे। टेम्पलेट मतलब वो आधार, वो बेसिक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बनेगा चीजें, ठीक। क्या बोल रहे हैं, इन कोसरवेट्स द लिपिड मॉलिक्यूल आर ज्वाइंट टू फॉर्म लेयर अराउंड ईच कोलोइडल पार्टिकल। जितने भी कोलोइड पार्टिकल बनेंगे सब लिपिड को लेकर के अपने चारों तरफ ये लिपिड का मेम्ब्रेन बना देते हैं। देखिए, और ये यूनिलेयर भी हो सकता है, बाई लेयर हो सकता है, मल्टी लेयर लिपिड मेम्ब्रेन हो सकता है, जबकि पहले मेम्ब्रेनलेस था। दे कैन डिवाइड बाई बडिंग सिमिलर टू बैक्टीरिया। जिस प्रकार बैक्टीरिया बडिंग क्रिया द्वारा अपने आप को डिवीजन करते हैं, ये बैक्टीरिया की तरह अपने आप को डिवाइड करता है। अभी डायग्राम दिखाऊंगा आगे, ठीक। With the help of enzyme, they can carry out such function as synthesis and hydrolysis of starch and can synthesize polynucleotide। क्या बोल रहा है कि क्योंकि मैं पहले बोला हूं कि इसके अंदर ये डीएनए को भी ले सकता है, आरएनए को भी ले सकता है, प्रोटीन को भी ले सकता है, ये बोला हूं मैं, ये ऑब्जर्व कर सकता है बोला था मैं। तो अंदर मान लीजिए प्रोटीन गया या कोई एंजाइम गया, एंजाइम जैसे जाएगा वो एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च को सिंथेसिस भी कर सकता है, स्टार्च को हाइड्रोलिसिस भी कर सकता है, या न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना सकता है, आरएनए डीएनए बना सकता है, आरएनए डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकता है। ये सब ताकत इसमें आ जाती है, ठीक है। एक लिविंग की तरह काम करना शुरू कर दिया। देखिए, यदि मैं बोलूं कि किसी कोसरवेट्स के अंदर कोई एंजाइम है, तो एंजाइम स्टार्च का सिंथेसिस भी कर सकता है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस भी कर सकता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि आरएनए डीएनए के स्ट्रेच भी बना सकते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला कमेंट देखिए, नोट नोट क्या कह रहा है कि हाउएवर, इतना होने के बाद भी कोसरवेट प्रेजेंट पुअर मॉडल फॉर प्रोटोसेल, बिकॉज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोसरवेट एक बहुत अच्छा मॉडल नहीं है प्रोटोसेल का, कि मैं एक अच्छा प्रोटोसेल नहीं कह सकता इसको। प्रोटोसेल मतलब क्या होता है समझते हैं, कि जो हमारा ओरिजिनल जो सेल बना, कोशिका बना, उसके जस्ट पहले की स्ट्रक्चर, हमारा जो मेन सेल, जो लिविंग सेल बना, वो लिविंग सेल के जस्ट पहले के स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा प्रोटोसेल। तो कोसरवेट हमारे लिए अच्छा प्रोटोसेल की तरह काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, सबसे पहला कारण देखिए, बिकॉज द कोसरवेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंटेम्परेरी बायोप्रोटीन, नॉट द एंशिएंट या प्रिमिटिव प्रोटीन दैट एग्जिस्टेड इन पास्ट। कि अभी जो हम कोसरवेट्स बना रहे हैं और ये जो प्रोटीन काम कर रहे हैं अंदर जा करके, ये प्रोटीन अभी के प्रोटीन है, अभी बने हैं ये प्रोटीन। ये प्रोटीन तो प्रिमिटिव अर्थ में सबसे पहले शुरू में, जीवन के शुरुआत में ये प्रोटीन थे ही नहीं। जब ये प्रोटीन थे ही नहीं तो कोसरवेट कैसे काम किया होगा फिर। इस जिस प्रोटीन को हम डाल करके कोसरवेट को काम करवा रहे हैं, एंजाइम की तरह काम कर रहा है, वो प्रोटीन जीवन के शुरुआत में बना ही नहीं था। ये प्रोटीन तो अभी अभी मॉडर्न प्रोटीन है। तो जब प्रिमिटिव अर्थ हुआ होगा तो उस समय ये प्रोटीन जब था ही नहीं तो कोसरवेट काम कैसे किया होगा। इसलिए एक अच्छा प्रोटोसेल नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। क्योंकि जो कोसरवेट्स बनता है कंटेम्परेरी मिक्सचर से बनता है, कंटेम्परेरी जो बायोप्रोटीन्स होते हैं ना उससे बनता है, और ये बन के टूट जाता है, लंबे समय तक टिकता ही नहीं है। तो जीवन के शुरुआत में यदि ये बन के टूट गया होगा तो जीवन आगे कैसे बढ़ा होगा, फिर एक ओरिजिनल सेल कैसे बना होगा, क्योंकि ये तो अनस्टेबल होता है, बन के टूट गया, बन के टूट गया, बन के टूट गया। और दूसरा चीज, आज जिस प्रोटीन को लेकर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो प्रोटीन तो शुरू में था ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से कोसरवेट्स को एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं नहीं मान सकता। समझ में आया। Yes, sir. तो कोसरवेट्स आर अनस्टेबल एंड डिसइंटीग्रेट विद टाइम।
जब जीवन के शुरुआत में पृथ्वी में जब पहली बार कोसर बेट बना होगा, और मैं बोल रहा हूं इसी से जीवन की उत्पत्ति हुई है बोल रहा हूं, तो कोसर बेट तो बन के टूट गया भाई, वो तो टिक ही नहीं पाया इन्वायरमेंट में अच्छे से, तो जीवन को आगे कैसे बढ़ाया होगा। और जो आज मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ये जो प्रोटीन डाल रहा हूं, ये प्रोटीन तो आज के समय का प्रोटीन है, जीवन के शुरू में तो प्रोटीन था ही नहीं, ये प्रोटीन तो बना ही नहीं था। तो नॉट द एंशिएंट या प्रिमिटिव प्रोटीन दैट एग्जिस्टेड इन पास्ट, अभी जिस प्रोटीन को मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं पहले पास्ट में, पुराने समय पर, प्रिमिटिव अर्थ में वो था ही नहीं। तो इन दोनों कारणों से मैं कह सकता हूं कि शायद कोसर बेट हमारा एक अच्छा उदाहरण नहीं है, किसके लिए, प्रोटोसेल के लिए। तो कोसर बेट को मैं अच्छा प्रोटोसेल नहीं मान सकता, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चलिए नॉट अ गुड प्रोटोसेल। ठीक, चलिए इतना यदि समझ में आया तो एक बार यस करके जरूर भेजें, जल्दी भेजेंगे। चलिए भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, माइक्रोस्फीयर देख लेते हैं। ये माइक्रोस्फीयर, जिसको आप माइक्रोस्कोपिक ग्लोब्यूल्स के नाम से भी जानते हो आप, ये इसको फॉक्स साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रोटीनोइड बनाते समय किया था, अगर आपको याद होगा तो। चलिए देखते हैं, ये देखिए, तो जब सिडनी फॉक्स साहब ने 18 अमीनो एसिड को 150 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके जब ठंडा कर दिया, छोटे छोटे चैन बन गए, जिसको प्रोटीनोइड या थर्मल प्रोटीन कहा। इसी में जब वाटर मिला के फिर हीट करके ठंडा कर दिया, गर्म करके ठंडा कर दिया, तो जो स्ट्रक्चर बने दैट इज प्रोटोसेल यानी कि माइक्रोस्फीयर। तो किसने बनाया बोलने पर, सिडनी फॉक्स साहब ने ही प्रोटीनोइड बनाने के स्ट्रक्चर में आगे इस माइक्रोस्फीयर को बनाया। देखिए, तो फॉक्स showed that when thermally produced proteinoids were boiled in water, जब प्रोटीनोइड को पानी में गर्म किया एंड अलाउड टू कूल, और ठंडा होने के छोड़ दिया, स्मॉल स्फेरिकल एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीनोइड्स, अब प्रोटीनोइड्स के छोटे छोटे बुलबुले जैसे स्ट्रक्चर बन गए, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्फीयर, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्फीयर। रियल माइक्रोस्फीयर का डायग्राम मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए ये। अब ये लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, याद रखना किसका बना हुआ है, लिपिड मेम्ब्रेन का बना हुआ है माइक्रोस्फीयर। देख पा रहे हो ना आप लोग, ये। अब एक चीज देखिए, इन सभी की साइज लगभग लगभग बराबर है, ठीक, और सभी का मूवमेंट लगभग सेम है, एक प्रकार की मूवमेंट करते हैं। बाकी कैरेक्टर में एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं आपको, तो देखते जाइए आप लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोस्फीयर, पहला कैरेक्टर क्या कहता है भाई, ध्यान ध्यान से देखो, माइक्रोस्फीयर आर इजिली फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू थर्मल प्रोटीनोइड्स। हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम यदि प्रोटीनोइड्स में, या थर्मल प्रोटीन जिसको बोलते हैं, प्रोटीनोइड्स में वाटर ऐड किए, हीट किए एंड कोल्ड किए, ठंडा किए, तो बन गया हमारा माइक्रोस्फीयर। इसी तरीके से बन सकता है ये। दूसरा, दीज एग्जिबिट ग्रेट यूनिफॉर्मिटी इन साइज एंड शेप, इनका शेप और साइज लगभग सबका सेम है, इसका मतलब एक ही तरीके के बनते हैं, जबकि वो बड़े बड़े साइज के, अलग अलग साइज के बनते थे। कौन, कोसरवेट्स, और वेरिएबल साइज के बनते थे, छोटे बड़े मंजिले सब प्रकार के बनते थे, जबकि ये लगभग लगभग सेम प्रकार के बनते हैं। These resemble cocoid bacteria and tend to form chain of varying length similar to streptococci bacteria। देखिए, कोकाइड बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, देखिए तो ये कोकस बैक्टीरिया देख लो, ये
ये गेंद गेंद जैसे दिख रहे हैं ना, ये इस बैक्टीरिया की तरह ही तो दिख रहा है। कलर बस मत देखो आप, इसका स्ट्रक्चर देखो। कोकोइड बैक्टीरिया जैसे दिखते हैं उस प्रकार का स्ट्रक्चर माइक्रोस्फीयर भी दिखता है। इसका मतलब बैक्टीरिया से कुछ ना कुछ समानता तो है। ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को देखो तो आप, जिस प्रकार से ये एक एक इसका जो कोकाई है आपस में जुड़ करके चेन बना लिया है, सेम ऐसे माइक्रोस्फीयर भी आपस में जुड़ करके चेन जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो एक तो कोकोइड बैक्टीरिया जैसे दिख रहा है, और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जैसे लंबी चेन भी बनाता है, अलग अलग प्रकार की चेन, वेरिंग लेंथ बोल रहा है ना। 5 कोकस मिलकर के चेन बना दिया, 3 मिलकर बना दिया, 8 मिलकर बना दिया, 6 मिलकर बना दिया, सेम ऐसे माइक्रोस्फीयर भी चेन बनाता है। तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से ताल्लुकात रखता है, ये बैक्टीरिया के जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है। अगला देखिए, माइक्रोस्फीयर आर कंसिडरेबली स्टेबल। मैं अगर बात करूं कोसरवेट्स की, वो अनस्टेबल था, बनता था टूट जाता था, जबकि ये स्टेबल है, लंबे समय तक के लिए ये टिक के रहेगा, स्टेबल है। तो मैं कह सकता कि हाँ, इससे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि ये स्थायी है। स्थायी मतलब लंबे समय तक के लिए टिक सकता है। अगला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ प्रोटीनोइड माइक्रोस्फीयर रिवील ए डबल लेयर बाउंड्री कोरिस्पोंडिंग टू सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप देखते हो और ये चेक करने का पता करते हो कि माइक्रोस्फीयर की मेम्ब्रेन कैसी है, तो हमको मिलता है कि लिपिड बाइलेयर जैसा मेम्ब्रेन है इसका, बिल्कुल हमारे सेल मेम्ब्रेन की तरह है। हमारे नॉर्मल सेल, अभी के जो सेल में जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो माइक्रोस्फीयर की मेम्ब्रेन भी ऐसे बन गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ा जबरदस्त तरीके से एविडेंस है ना कि इससे ही हमारा जीवन का उत्पत्ति हुआ होगा। बोथ ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव माइक्रोस्फीयर हैव बीन प्रोड्यूस्ड। भाई जिस प्रकार से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है भाई, ग्राम जो है साइंटिस्ट का नाम था, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, उनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया बैक्टीरिया को पहचानने के लिए कि अगर बैक्टीरिया के ऊपर में आप सरफेस पर, बाहरी सतह पर क्रिस्टल वायलेट डालते हो और कोई बैक्टीरिया उस क्रिस्टल वायलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो पर्पल कलर का दिखाई देगा। ठीक, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो उस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो पिंक कलर का दिखाई देगा। उसके ऊपर सेफरेनिन डालते हैं ना बाद में, तो कैसे दिखेगा, पिंक कलर का दिखाई देगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब क्रिस्टल वायलेट को एब्जॉर्ब करने वाला पेप्टाइडोग्लाइकन की परत होती है बैक्टीरिया के ऊपर में, मोटी सी परत पाई जाती है, तो ज्यादा क्रिस्टल वायलेट को एब्जॉर्ब करेगा ग्राम पॉजिटिव। बहुत पतला सा लेयर है तो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, ग्राम नेगेटिव। तो जिस प्रकार से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं, सेम ऐसे माइक्रोस्फीयर भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव प्रकार का होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे इस शक को और भी प्रूफ के रूप में मजबूत करते जा रहा है कि हमारे जीवन का उत्पत्ति माइक्रोस्फीयर से हुआ होगा। ठीक, अगला देखिए, माइक्रोस्फीयर एग्जिबिट नॉन रैंडम मोटिलिटी। नॉन रैंडम मतलब क्या है, अब मुझे बस एक चीज समझा दीजिए कि रैंडम मोटिलिटी मतलब क्या होगा। रैंडम मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट यानी गति, रैंडम मतलब अव्यवस्थित, इधर उधर तितर बितर। तो रैंडम मोटिलिटी मतलब नहीं पता कौन कैसा गति कर रहा है, और नॉन रैंडम मतलब एक अरेंज्ड, रैंडम नहीं है वो, अव्यवस्थित नहीं है, यानी कि व्यवस्थित है। तो नॉन रैंडम बोलूं या अरेंज्ड बोलूं या सिमिलर बोलूं, अरेंज्ड बोलूं या सिमिलर बोलूं, तो अरेंज्ड या सिमिलर मोटिलिटी होता है। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट। तो हर प्रकार के माइक्रोस्फीयर में सेम प्रकार की मोटिलिटी पाई जाती है, मतलब अलग अलग नहीं है, ये लोग सब सेम प्रकार से बनते हैं शुरू में। ठीक है, चलिए, और इनकी जो मोटिलिटी होती है, मूवमेंट होती है, सेम प्रकार से कैसे करते हैं देखिए। मैं बोला इसके लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है, बिना एटीपी का काम नहीं करते हो, याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म एटीपी यूज करता है, ये भी एटीपी यूज कर रहा है भाई, एटीपी यूज कर रहा है, और इधर से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो रहा है। तो इसका जो एनर्जी मिला, उस एनर्जी से
ये दो प्रकार की मूवमेंट कर सकता है। कैसे? या तो सब के सब आपस में आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्टिंग हो जाएगा आपस के इनके बीच में, ये अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, देखो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, या ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल हो जाएगा, रिपेल हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। देख लीजिए, या तो सब इकट्ठा हो जाएंगे एक साथ, या तो ये एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। तो व्यवहार सेम हुआ कि नहीं? या तो अट्रैक्शन वाला व्यवहार है उनके बीच में, या तो रिपल्सन वाला व्यवहार हो रहा है, दूर भागने वाला व्यवहार हो रहा है। कहने का मतलब इनके बीच में सेम टाइप का बिहेवियर होगा, अरेंज्ड प्रकार का बिहेवियर होगा, सिमिलर प्रकार का बिहेवियर होगा, यानी कि नॉन रैंडम प्रकार का मोटिलिटी होगा, रैंडम मोटिलिटी नहीं होगा। रैंडम मोटिलिटी मतलब क्या होता है? क्या होता है अब यहां पर कि मैं बोलता कुछ इकट्ठा होते वहीं पर कुछ भाग जाते, ये नॉन रैंडम, इसलिए रैंडम हो जाता। नॉन रैंडम मतलब सब सेम टाइप से, ठीक है। और ये भी देखने को मिला है कि ये आपस में फ्यूज भी होते हैं, फ्यूज भी होते हैं। कैसे फ्यूज होते हैं? देखो तो डायग्राम देखिए, ये दो माइक्रोस्फीयर आपस में दोनों का मेम्ब्रेन फ्यूज हो गया। देखिए जिस प्रकार से हमारे कोशिकाओं का मेम्ब्रेन आपस में दो मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाता है ना, वैसे यहां भी दो मेम्ब्रेन फ्यूज हो रहा है बीच में। देखो देख लीजिए, दिस इज इनहांस्ड बाय द एडिशन ऑफ एटीपी। इनका जो काम है, जो भी बिहेवियर हो रहा है इनका, जो भी यहां पर मोटिलिटी हो रहा है, वो एटीपी की मदद से होगा, उसके बिना नहीं होगा। और याद रखना, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एटीपी का यूज करता है। यदि मैं बोलूं आपका मोबाइल आप अपने सामने रख दीजिए, क्या एटीपी यूज करेगा? वो नहीं करेगा। लेकिन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो एटीपी यूज करेगा। तो एटीपी यूज कर रहा है, ये भी बड़ा सबूत है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई है वो माइक्रोस्फीयर से हुई होगी, माइक्रोस्फीयर से हुई होगी, ठीक। These कैन बी सीन आइदर अट्रैक्टिंग और रिपलिंग, दोनों में से कोई एक होगा एक समय पर, या तो अट्रैक्टिंग बिहेवियर होगा या तो रिपलिंग होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, अलग अलग समय पर होगा। समटाइम दीज में ज्वाइन टुगेदर, ये आपस में फ्यूज भी हो जाते हैं। अगला देखिए, इंफॉर्मेशन कुड कम्युनिकेट विद इन एन एग्रीगेट ऑफ माइक्रोस्फीयर। जब माइक्रोस्फीयर आपस में एग्रीगेट होते हैं, मिल जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब वहां पर कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं। जिस प्रकार से हमारी कोशिकाएं कुछ ना कुछ सिग्नल भेजती हैं दूसरे पास वाली कोशिकाओं को, सेम ऐसे जब कई माइक्रोस्फीयर आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं तो एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के होने को प्रूफ कर रहा है, उसका सबूत दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, अगला देखिए। अब देखिए मेरे पास यहां पर दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दो एक्सपेरिमेंट है मेरे पास, समझ लीजिए पहला और दूसरा। ये ऊपर में जो दिख रहा है माइक्रोस्फीयर है, ये माइक्रोस्फीयर है। अब यहां पर अब ध्यान से देखिएगा, पहले डायग्राम को देखिए कि जो सॉल्यूशन रखा हुआ है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और जो माइक्रोस्फीयर डाला हूं उसके अंदर का जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपरटोनिक होगा। अब ये क्या होता है भाई, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक क्या होता है कि हम जिसके लिए बात कर रहे हैं, जैसे मैं माइक्रोस्फीयर के लिए बात कर रहा था, इसकी अंदर के जो फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, इस लिक्विड की तुलना में मेरे बीकर में रखा हुआ एक्सपेरिमेंटल लिक्विड या फ्लूइड कितना गाढ़ा है। यदि मेरा एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड यदि कम गाढ़ा है तो मैं उसको बोलूंगा हाइपोटोनिक। हाइपो यानी कि कम, टोनिक यानी कि कॉन्सेंट्रेशन यानी कि गाढ़ापन, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का गाढ़ापन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, कम होगा। किसकी तुलना में? माइक्रोस्फीयर की तुलना में, यानी कि माइक्रोस्फीयर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक। और ऑस्मोसिस का एक रूल होता है, याद रखना हमेशा। जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भी क्योंकि मैं वो पढ़ाने लगूं तो मेरा टॉपिक भटक जाएगा, है ना, इसलिए मैं यहां पर केवल ऑस्मोसिस के लिए
ऑस्मोसिस के लिए केवल एक या दो लाइन लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑस्मोसिस हमेशा इसमें वाटर का मूवमेंट होता है। वाटर मूवमेंट फ्रॉम हमेशा किधर से किधर जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक। और तीसरा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होगा। ये हो गया। ये ऑस्मोसिस के 3 पॉइंट याद रखना कि वाटर का मूवमेंट होगा, किधर होगा, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बीच में मेम्ब्रेन पड़ेगी। तो जब मैं माइक्रोस्फीयर को डाल दिया कहां पे भाई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, अब मैं पहले बोला हूं कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन माइक्रोस्फीयर में कम है, माइक्रोस्फीयर में ज्यादा है, थोड़ा सा रुकिए ना, माइक्रोस्फीयर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और हमारे सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो बताइए किधर से किधर वाटर मूव करेगी, बताओ मुझे, फटाफट बताओ जल्दी बताओ। सॉल्यूशन से माइक्रोस्फीयर में जाएगा कि माइक्रोस्फीयर से सॉल्यूशन में आएगा, जल्दी बोलो। लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, और लोअर कहां पे है जी, सॉल्यूशन में है। इसका मतलब वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, सॉल्यूशन से जाएगा किधर, माइक्रोस्फीयर तरफ, चारों तरफ से जाएगा। जब चारों तरफ से जाएगा तो माइक्रोस्फीयर के अंदर क्या बढ़ जाएगा भाई, वाटर आ रहा है ना, वाटर आ रहा है, वाटर बढ़ जाएगा तो साइज में फूल जाएगा, फुला हुआ दिखेगा। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एंडोऑस्मोसिस हुआ, एंडो ऑस्मोसिस। जिस प्रकार से आप किशमिश को या किसी चना को रात में पानी में डाल करके छोड़ देते हो, सुबह देखते हो चना फूल जाता है या किशमिश फूल के अंगूर जैसे हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर पानी चला गया है, मतलब आपने पानी में जो रखा था बाहर में, वो पानी किशमिश के अंदर के गाढ़े लिक्विड के में चला गया है, तो अंगूर फूल के बड़ा हो गया है, ये चना फूल के बड़ा हो गया। यानी कि कम कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब गया तो वो साइज में बड़ा हो गया। और ये तब तक जाता है जब तक दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, बाहर और अंदर का, यानी कि सॉल्यूशन का और उस सेल के अंदर का। इस प्रोसेस को क्या कहते हो आप, एंडोऑस्मोसिस। जब सेल के अंदर वाटर आती है तो एंडोऑस्मोसिस। इसका मतलब यहां पर जो लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये कहानी था, पहले हमने किसमें डाला था, अभी लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में डाला था। अब डालते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि किससे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, माइक्रोस्फीयर से, यानी कि माइक्रोस्फीयर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब मैं इसको डाल दिया, देखिए यहां पर। अब जरा मामला को उल्टा सोचिए आप, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है बोल रहा हूं मैं, कम है। यानी कि आप ये सोचिए, अब अंगूर को क्या कर रहे हो, एक नमक का घोल बनाया, अपने गाढ़ा घोल बनाया और अंगूर को डाल दिया। जब अंगूर को डाल दिया, रात भर के लिए छोड़ दिया, सुबह जाके जब देखे ना अंगूर सिकुड़ गया है। क्यों, क्योंकि अंगूर के अंदर जो इतना भी सॉल्यूशन था और अंगूर के बाहर में जो सॉल्यूशन था, दोनों को जब कंपेयर किए तो बाहर का सॉल्यूशन बहुत गाढ़ा था, नमक का घोल डाले थे आप, तो वहां पर अंगूर के अंदर का पानी सारा निकल गया, घोल में चला गया। सेम चीज यहां पे हो रहा है।
माइक्रोस्फीयर के अंदर का लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, ये हमारा जो सॉल्यूशन है कैसा हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर यानी कि ज्यादा, टोनिक यानी कि गाढ़ापन, कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये बाहर का सॉल्यूशन हो गया। और अगर मैं बोलूं माइक्रोस्फीयर के अंदर का सॉल्यूशन कैसा होगा, उसके अंदर जो पहले से है उसकी तुलना में कम है, तो हाइपोटोनिक हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि यदि कॉन्सेंट्रेशन में बात करूं तो हाइपरटोनिक यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था मीडियम का, और माइक्रोस्फीयर के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम था। ये अब उसको छोड़ दिया कुछ समय के लिए, तो बताइए किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसका कम? बताएं जल्दी, किधर से किधर जाता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन तरफ जाता है ऑस्मोसिस में। तो इसका मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहां पे है जी, कम गाढ़ापन कहां पे है? माइक्रोस्फीयर के अंदर। तो इसके अंदर से वाटर बाहर निकलेंगे, ऐसे वाटर बाहर निकलेगी चारों तरफ से। कम गाढ़ापन मतलब समझते हो ना, गाढ़ा कम है मतलब नमक कम है उसमें, लेकिन पानी ज्यादा है, और पानी जिधर ज्यादा होता है ज्यादा से कम की तरफ भागता है। बाहर गाढ़ापन ज्यादा है ना, गाढ़ापन ज्यादा मतलब नमक ज्यादा पानी कम है। तो बाहर में पानी कम हो गया और माइक्रोस्फीयर के अंदर पानी ज्यादा है, यानी कि गाढ़ापन कम है पानी ज्यादा है। तो पानी तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ भागता है, तो अंदर से बाहर की तरफ भागेगा पानी, वाटर। तो इसको फुर्सत में ना मैं आपको जब सेल बायोलॉजी हम पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल से, जब ऑस्मोसिस पढ़ेंगे ना तब मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो अभी क्या हो रहा है, अंदर का पानी फ्री वाटर जो अंदर था, यानी कि जो कम गाढ़ापन था वहां पर जो फ्री वाटर ज्यादा था वो बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो माइक्रोस्फीयर सिकुड़ गया। तो उसके मैं क्या बोलूंगा, कौन सा ऑस्मोसिस? एक्सो ऑस्मोसिस। वाटर बाहर भागे इसलिए एक्सो, अगर वाटर अंदर आता तो एंडो। तो यहां पर बताइए इसके अंदर का वाटर क्या हो गया, पहले की तुलना में कम हो गया, इसे सिकुड़ गया वो। ठीक, तो यहां पर देख लीजिए पहले वाले के डायग्राम में क्या था, साइज इंक्रीज हो गया था। यहां पर क्या हो रहा है, माइक्रोस्फीयर का साइज डिक्रीज हो रहा है। यानी कि पहले वाले के केस में क्या हो गया था, स्वेल हो गया था, फूल गया था, और दूसरे वाले केस में श्रिंक हो गया था, सिकुड़ गया था। बिल्कुल एक हमारा लिविंग सेल की तरह होता है ये भी। लिविंग सेल भी ऐसे ही करता है। लिविंग सेल को यदि आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो तो स्वेल हो जाता है, जैसे अंगूर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। किशमिश को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो, स्वेलिंग हो जाएगी सुबह तक। और यदि अंगूर को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि नमक घुल में डाल दो, सुबह तक सिकुड़ जाएगा। तो लिविंग सेल में जो बिहेवियर हो रहा है सेम ऐसे माइक्रोस्फीयर में भी तो हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक सबूत है कि इससे लिविंग सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होगा। तो ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द माइक्रोस्फीयर स्वेल अप, and in hypertonic solution these shrink. This behavior stimulate osmosis। और ये बिहेवियर किसको प्रमोट कर रहा है, ये ऑस्मोसिस को। और ऑस्मोसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है क्योंकि इसके लिए सेमी परमिबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, और लिविंग सेल में सेमी परमिबल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला, माइक्रोस्फीयर रिटेन एंजाइम लाइक एक्टिविटी ऑफ प्रोटीनोइड्स। बिल्कुल, आप खुद ध्यान दीजिए यहां पर, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। ये प्रोटीनोइड बनता था, और इस प्रोटीनोइड में एंजाइम लाइक एक्टिविटी पाया जाता था। मैं बोला था आपको, ये देखो जूम कर दे रहा हूं मैं, एंजाइम लाइक एक्टिविटी। तो जब इस प्रोटीनोइड में एंजाइम लाइक एक्टिविटी है तो प्रोटीन से बने हुए प्रोटोसेल में भी होगा, क्योंकि इसी प्रोटीनोइड को जब वाटर मिला के हीट करके कूल कर देते हो, ठंडा कर देते हो, तो प्रोटोसेल बनता था। तो प्रोटीनोइड में यदि एंजाइम लाइक एक्टिविटी है तो प्रोटोसेल में भी एंजाइम लाइक एक्टिविटी जरूर मिलेगा। ये तो माइक्रोस्फीयर रिटेन
एंजाइम लाइक एक्टिविटी ऑफ प्रोटीनोइड, क्योंकि प्रोटीनोइड से ही माइक्रोस्फीयर बना हुआ है ऐसे, तो इसीलिए प्रोटीनोइड की उस कैरेक्टर को माइक्रोस्फीयर अभी भी धारण किया हुआ है, उस कैरेक्टर को खोया नहीं है अब तक। माइक्रोस्फीयर टेंड टू डिवाइड आइदर बाई बाइनरी फिजन या बाई बडिंग। माइक्रोस्फीयर दो तरीके से डिवाइड हो सकता है, या तो बाइनरी फिजन या तो बडिंग के द्वारा। ये देखिए, ये मान लीजिए एक माइक्रोस्फीयर है, ठीक, ये माइक्रोस्फीयर है। इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है देखिए, तो बडिंग, नहीं ये बाइनरी फिजन है, बडिंग नहीं है। मैं अंतर बताऊंगा दोनों में। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है कि जब कोई सेल 20 से टूटता है, दो बराबर भागों में टूटता है, दैट इज बाइनरी फिजन। और यदि कहीं पर साइड से थोड़ा सा निकलता है, वो बडिंग। तो बाइनरी फिजन में दो बराबर सेल बनेंगी, और बडिंग में एक बड़ा एक छोटा सेल बनेगा, बाद में धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा वो। तो यहां पर क्या हो रहा है, बनने पर बाइनरी फिजन हो रहा है, देख लीजिए। ये देखिए, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो सेल होता है 20 से दो भागों में टूटता है, बराबर सेल बनते हैं, इक्वल सेल बनते हैं। तो यहां पर इक्वल डॉटर सेल। बडिंग में क्या होता है देखिए, तो अनइक्वल डॉटर सेल दिख रहा है ना, छोटा सा साइड में बर्ड बन के निकल रहा है, अनइक्वल डॉटर सेल। और मल्टीपल फिजन एक चीज होता है, हालांकि माइक्रोस्फीयर में नहीं होता, ये जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह प्रोटोजोआ में जाओगे ना, देखने को मिलता है कि एक कोशिका जब कई सारे कोशिकाएं बनके फट करके बाहर निकलता है, दैट इज मल्टीपल फिजन। अभी हमको किससे मतलब था, बाइनरी फिजन, और बड़ी से मतलब था, इससे मतलब नहीं था, ठीक है। तो दोनों प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है, किसके साथ, माइक्रोस्फीयर के साथ, यानी कि वो बराबर इक्वल सेल भी बना सकता है, या फिर बडिंग भी बना सकता है, अनइक्वल सेल भी बना सकता है। अगला नोट, नोट क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कि ऑन दिस बेसिस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट माइक्रोस्फीयर लाइक एग्रीगेट्स कुड हैव बीन द फॉररनर्स। फॉररनर मतलब आगे के लिए, आप फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है, इतना पूरा स्टडी करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चलता है हमको कि माइक्रोस्फीयर ही वो प्रोटोसेल है जो आगे जाके लिविंग सेल को बनाएगा। इसका मतलब ये एक बेहतर मॉडल है प्रोटोसेल का। दिस प्रोवाइड एक्सीलेंट मॉडल फॉर प्रोटोसेल, एक्सीलेंट मॉडल फॉर प्रोटोसेल है। क्यों, क्योंकि देखिए, पहला, माइक्रोस्फीयर ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोटीनोइड्स, प्रोटीनोइड से बना हुआ है। अब प्रोटीनोइड से बना हुआ है, तो क्या ऐसा हो गया भाई इसमें कि ये बेहतर सबूत हो गया, क्योंकि जो प्रोटीनोइड वाला मामला था, सिडनी फॉक्स ने जो बोला था कि प्रिमिटिव अर्थ में जैसा माहौल था पहले, देखिए डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको, जल्दी समझ में आएगा। ये प्रिमिटिव अर्थ में जो हॉट डाइल्यूट सूप था, जिसको हेल्डर साहब ने हॉट डाइल्यूट सूप कहा था, वहां पर जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने थे, उसी को गर्म करके सिडनी फॉक्स ने अमीनो एसिड बनाया। यानी कि पुराने पृथ्वी का माहौल ऐसा था, तो पुराने पृथ्वी के माहौल में जो अमीनो एसिड बना, उसी को गर्म करके प्रोटीनोइड बनाए थे, और उसी प्रोटीनोइड को गर्म करके प्रोटोसेल बनाए थे। तो प्रोटोसेल तो फाइनली उस पुराने पृथ्वी के माहौल जैसे चीजों से ही बना हुआ है। मेरी बात का समझने का प्रयास करें कि अभी जिस प्रोटोसेल माइक्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग, वो पुराने पृथ्वी माहौल से ही बना हुआ है। पुराने पृथ्वी में जैसा जैसा चीजें था, वैसा वैसा लैब में डिजाइन करके ये माइक्रोस्फीयर बनाए हैं। जबकि कोसरवेट ऐसे नहीं था, इसी बीच में कहीं पर कोसरवेट नहीं बन रहा था, कोसरवेट अलग तरीके से बन रहा था। तो कोसरवेट उस पुराने पुराने एटमॉस्फेयर जैसे माहौल से नहीं बना था, वो वर्तमान के माहौल से बनाए थे उसको। तो वर्तमान के माहौल से यदि कोसरवेट बना था, तो फिर पुराने पृथ्वी पर कोसरवेट कैसे करके बना, वो सवाल था हमारे लिए। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो प्रोटोसेल बन रहा है ना, प्रोटोसेल प्रोटीनोइड से बन रहा है, और ये प्रोटीनोइड ऐसे मिक्सचर से बन रहा है, और ऐसे मिक्सचर ये हॉट डाइल्यूट सूप से बन रहे हैं। इसका मतलब पुराने पृथ्वी के माहौल से ही ये प्रोटोसेल बना हुआ है। इसका मतलब ये बेहतर सबूत है कि जीवन की उत्पत्ति
पहले जीवन की उत्पत्ति इसी प्रकार के माध्यम से हुई होगी, इस प्रकार के सेल से हुई होगी। ठीक है, देख लीजिए। तो प्रोटीनोइड्स बोल दिया मतलब ये पुराने पृथ्वी को बता रहा है, जिसको सिडनी फॉक्स ने लैब में तैयार किया था। ठीक है ना, 18 अमनेस्ट को गर्म करके किया था, याद रखो। प्रोड्यूस अंडर कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ में, प्रारंभिक पृथ्वी में जिस प्रकार का माहौल था, उस प्रकार के माहौल से सिडनी फॉक्स ने प्रोटीनोइड बनाया था, और इसी प्रोटीनोइड से हमारा अभी क्या बना हुआ है, माइक्रोस्फीयर बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सबूत है। अगला, दे एग्जिबिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी सेल। अगर मैं बोलूं कि इस माइक्रोस्फीयर की स्ट्रक्चर देख लो, फंक्शन देख लो, सब आज के सेल की तरह है। आज के बैक्टीरिया की तरह ये डिवाइड होता है, आज के बैक्टीरिया की तरह इसमें चेन पाई जाती है, आज के बैक्टीरिया की तरह एंजाइम काम करते हैं उसके अंदर, आज के सेल की तरह एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस होता है। ये सारी चीजें आज के ऑर्गेनिज्म की तरह हो रहा है। इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म आज के जो ऑर्गेनिज्म है उससे मेल खाता है। इसका मतलब आज के ऑर्गेनिज्म इस प्रकार के माइक्रोस्फीयर से बने होंगे। और एक और चीज कि माइक्रोस्फीयर स्टेबल था, वो बनने के बाद खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब इसी से ही जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। और इन सब के सबूत की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोटोसेल थे, दो ठो, कोसरवैट्स और माइक्रोस्फीयर, इसमें से कौन अच्छा एक प्रोटोसेल है? तो गुड प्रोटोसेल कौन है? माइक्रोस्फीयर। समझ में आया कहानी? हाँ या ना? चलिए, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा जी? प्रोटोसेल में कोसरवैट और माइक्रोस्फीयर दोनों पढ़ लिया, यानी कि हमने केमोजेनिक की स्टेप 2 को कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों स्टेप को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो। चलिए भाई, गुड डे।